नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। खबर अलवर से देख रहे हैं, जहां अलवर सदर थाना क्षेत्र के चिकानी बहादुरपुर रोड पर उस वक्त हादसा हो गया जब एक चलती कार के आगे अचानक गाय आ गई है। साथ ही आपको बता देते, इस रफ्तार में चल रही कार संतुलन खो बैठी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में करीबन 5 से 7 लोग सवार थे, जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात करके उनके कार्यालय से लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और घायल युवक के परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से बातचीत कर इलाज की व्यवस्था की जानकारी भी ली गई। साथ ही हादसे के बाद चिकानी बहादुरपुर रोड पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। जो है बहादुरपुर से कुछ लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। उनकी रिजल्ट से जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी सारे जो है खतरे से बाहर हैं, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। 4-5 लोग थे गाड़ी के अंदर। गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन किसी के कोई ज़्यादा दिक्कत। खबर आ रही है जालोर से, जहां आपको बता दें, ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय पहचान प्राप्त युवा संगठन ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जिला जालोर द्वारा मोदरान स्थित अड़दा रामजी धाम में 10 जुलाई को नवम गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजन की शुरुआत गुरुवार सुबह गुरु पूजन से होगी। इसके बाद 350 प्रतिभाओं को मंच से स्मृति चिन्ह, पारितोषिक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन गुरुदेव श्री अड़दा राम जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं आदिशक्ति मां आशापुरी के चरणों में अर्पित किया गया। युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा ने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। हजारों लोगों के बैठने, भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था भी की गई है। जालोर ही नहीं, देश भर से प्रवासी बंधुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहने की संभावना है। साथ ही युवा टीम घर घर आमंत्रण पत्रिका वितरित कर लोगों को आमंत्रित कर रही है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। नागौर से खबर आ रही है बुलेटिन में अगली। आपको बता दें, देश में आपातकाल की 50वीं बरसी पर नागौर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित कर 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को याद किया गया है। इसी बीच कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों को कुचला गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को आपातकाल दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को अमृतकाल की ओर ले जाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामधान पटोलिया ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने जब अपना चुनाव रद्द होते देखा तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन से घबरा गई और आधी रात को राष्ट्रपति पर दबाव डालकर इमरजेंसी लगा दी। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली। आपको बता दें, पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए लोगों को जोधपुर में स्थायी रूप से बसाया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर सुविधाएं भी दी जाती रही हैं, लेकिन दैनिक जीवन में कई समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। गंगाना क्षेत्र में रह रहे पाक विस्थापितों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इन लोगों का कहना है कि कई बार डिस्कॉम में आवेदन देने के बाद भी ना तो बिजली कनेक्शन मिला और ना जिनको मिला भी उन्हें पर्याप्त पावर नहीं मिल रही है। इसको लेकर गंगाना क्षेत्र के पाक विस्थापितों ने डिस्कॉम कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं, फिर भी उन्हें कनेक्शन से वंचित रखा जा रहा है। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र पाल सिंह ने भी आंदोलन कर रहे लोगों के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि आम जन की मूलभूत समस्या है और इसे जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे भील परिवार, हमारे हिंदू परिवार अपना खेत खलियान, घर मकान सब कुछ छोड़कर आए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। हिंदुस्तान इस आशा से आए कि उनको यहाँ सुरक्षा मिलेगी, उनके हितों की रक्षा होगी, उनको स्वाभिमान के साथ यहाँ जी सकेंगे। सब कुछ छोड़ के आए इस आशा से कि अपनी ये हिंदुस्तान की धरती ऐसी धरती जो सबको अपनाती है। यहाँ आने के बाद जब गंगाना में बस गए तो सबसे पहले बिजली घर से हमारा सामना हुआ। कुछ लोगों के कनेक्शन दिए बड़ी मुश्किल से। स्थिति यह है, 2 प्रकार की वहाँ समस्या है। जिन लोगों के कनेक्शन दिए गए हैं उनकी डीपी बहुत छोटी लगाई गई है, 60 की डीपी है केवल। वो डीपी से लाइट ऐसे जलती है जैसे कोई चिमनी जल रही हो। और इसी बीच खबर बुलेटिन में अगली जोधपुर से देख रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे नारायण साईं को उसके पिता आसाराम से मिलने के लिए गुजरात हाई कोर्ट से 5 दिन की
पैरोल मंजूर हो गई है। साथ ही आपको बता दें, नारायण साईं शुक्रवार तड़के सुबह जोधपुर पहुंचा, जहां वो पहले एक होटल में रुका और फिर पाल रोड स्थित आश्रम पहुंचा, जहां पिछले 5 महीनों से उपचाररत पिता आशाराम से मुलाकात हुई है। आपको बता दें, आशाराम भी यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे हैं और वर्तमान में कोर्ट की अनुमति से मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर आश्रम में है। पिता पुत्र की ये मुलाकात करीबन 11 साल बाद हुई, जहां दोनों भावुक नजर आए। मुलाकात को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने आशाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए नारायण साईं को पैरोल पर मिलने की अनुमति दी थी। मुलाकात के बाद नारायण साईं को सुरक्षा घेरों में वापस सूरत ले जाया जाएगा। दोनों बाप बेटे के खिलाफ अलग अलग यौन शोषण के मामलों में अदालतें आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं उनियारा से, जहां आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बनेठा में शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर को बीसलपुर पेयजल योजना से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया है। जनता की शिकायत थी कि बीसलपुर एएन अंकित सैनी फोन नहीं उठाते और ना ही समस्याओं का समाधान करते हैं। इस पर विधायक ने एएन को मन से ही फटकार लगाई और निर्देश देते हुए कहा कि जनता की हर कॉल उठाई जाए और समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी एएन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विधायक ने साफ कहा है कि जनता पेयजल संकट से जूझ रही है और अधिकारी समाधान में लापरवाही बरत रहे हैं, जो स्वीकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनियारा से राजेश तैन की रिपोर्ट। फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनका लेकर के क्या? नहीं, उनको अवगत करा दिया है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाते, तो उनको भी हमारे एसडीएम साहब ने हमने आदेशित किया है कि भाई तुरंत लोगों के फ़ोन उठाएं, उसका समाधान करें और जैसी भी है उसको किस प्रकार काम होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, पर फ़ोन उठाना अति आवश्यक है। सबको उठाना चाहिए और फ़ोन उठाने से आधी समस्या का समाधान हो जाता है कि जो आदमी पूछना चाहता है उसको पूरे कोई रास्ता मिल जाता है। इसलिए उनको सबको एसडीएम साहब ने आदेशित किया है कि भाई सब लोग फ़ोन उठाएं और सबका निस्तारण करें जो भी आता है। बुलेटिन में अगली खबर धौलपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें, धौलपुर में पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक मिनी मैराथन वाहन रैली का आयोजन हुआ है। रैली में पुलिस अधीक्षक सुमित मैरना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवाद निर्वृत्त सोमनाथ और जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल मौजूद रहे। रैली का उद्देश्य समाज और खासकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें एक सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना था। पुलिस अधीक्षक सुमित मैरना ने कहा है कि नशा मुक्ति के लिए समाज को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और युवाओं को समझाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ ने कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है और इसके लिए हमें लगातार जागरूकता फैलाते रहना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने भी युवाओं को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि हमें मिलकर नशे के खिलाफ मोर्चा खोलना है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं धौलपुर से अगली, जहां आपको बता दें, आपातकाल के काले अध्याय को याद करते हुए भाजयुमो धौलपुर द्वारा एक अनूठा आयोजन किया गया। नगर परिषद के सभागार को लोकसभा के सदन का रूप देते हुए मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने सत्ता पक्ष और विपक्षी की भूमिका निभाते हुए गंभीर मुद्दों पर बहस की। साथ ही लोकतांत्रिक संवाद और तर्क वितर्क की ये प्रक्रिया युवाओं को भारतीय संसदीय प्रणाली की गहराई से समझ देने वाली रही। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अर्जुन धावाई और अरुण प्रधान ने सदन की अध्यक्षता की। इस आयोजन के अंत में श्रेष्ठ भाषण देने वाले युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक युवा मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत और सह संयोजक विवेक रावत जयवीर पोसवाल ने बताया कि ये आयोजन युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में धौलपुर से, जहां आपको बता दें, नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली पंचम विहार, हुंडावालपुरम, माधवानंद और अंबेडकर नगर सहित कई कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सीवर लाइन बिछाने के लिए जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई पेचवर्क नहीं किया गया है, जिससे बारिश का पानी जाम हो रहा है और लोगों का
जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय पार्षद गुरप्रीत कौर संधू से जब लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल रोड सुधार के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं है। कॉलोनी वासियों ने ये भी बताया है कि आपदा प्रबंधन के तहत वार्ड 1 से 15 तक के लिए बजट जारी हुआ था, लेकिन उनके वार्ड में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। जल भराव की स्थिति ऐसी है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हमारी समस्या है सर जल भराव की। हमारी कॉलोनी में क्या है, बरसात के समय अत्यधिक जल भराव हो जाता है, जिसके कारण आए दिन कई प्रकार की दुर्घटना होती रहती हैं। जो स्कूली छात्र हैं उनको आने जाने में समस्या रहती है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको भी आने जाने में समस्या रहती है। कुल मिला के सभी जो लोग हैं उनको आने जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जल भराव की समस्या हो गई। दूसरा जो रोड बाकी बचे हुए थे कुछ छोटे मोटे, तो सीवर लाइन की वजह से सारे रोड तोड़ दिए गए हैं। कई जगह बहुत गहरे खड्डे हो गए हैं। हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और गड्ढों में पैर गिरने से कभी हमारी ड्रेस खराब हो रही है, बैग खराब हो रहे हैं, किताबें खराब हो रही है, रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई पूरी की जाए। बारा शहर और अटरू विधानसभा क्षेत्र में बिजली और पानी की बदहाल व्यवस्था को लेकर विधायक राधेश्याम बैरवा ने विद्युत एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी है। विधायक बैरवा ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी आमजन को परेशान कर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग के जोनल चीफ इंजीनियर GS बैरवा और SE नरेंद्र बिलोटिया से कहा है कि आमजन को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए खुलकर बताएं। बार बार ट्रिपिंग, फॉल्ट और मरम्मत में लगने वाले समय को लेकर विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं PHED SE आलोक गुप्ता को भी अमृत जल योजना की धीमी प्रगति, नलों में गंदा पानी और पानी आपूर्ति की अनियमितताएं को लेकर जमकर खरी खोटी भी सुनाई गई हैं। वहीं विधायक बैरवा ने इस संबंध में विद्युत विभाग की मुख्य सचिव आरती डोगरा से भी शिकायत की है और विधायक ने ये कहा है कि साफ पानी और निर्बाध बिजली आमजन का अधिकार है और ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। को लेकर मैंने CMD आरती डोगरा से सुबह बात करके और GS बैरवा को यहाँ पर भेजा है और आज मैंने बिजली की बैठक ली सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और इसकी समस्या के समाधान का तुरंत किया जाएगा और जो जनता को जो बार बार समस्या आ रही है लाइट की, उसका तुरंत समाधान होगा। खबर देख रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को फिर एक बार विशेष योगजनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सद्भावना का परिचय देते हुए एक नेत्रहीन दंपति को उनके इच्छित स्थान पर पदस्थापना देकर उनकी इच्छा पूरी की है। साथ ही आपको बता दें, हुआ यूं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, तभी अचानक एक नेत्रहीन दंपति बीच में मंत्री दिलावर से मिलने आए। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को रोकने का प्रयास किया तो मंत्री दिलावर ने उन्हें रोकते हुए दोनों को अंदर बुला लिया। नेत्रहीन शिक्षक दीपक कुमार ने मंत्री को बताया कि वो श्रीगंगानगर जिले का निवासी है, लेकिन उनकी पदस्थापना 700 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिले के धोरीमना ब्लॉक के एक विद्यालय में है। उनकी पत्नी भी 100% नेत्रहीन है और ऐसे में इतनी दूर सेवा देना अत्यंत कठिन है। शिक्षा मंत्री ने गहरी संवेदना जताते हुए पूछा कि वो कहाँ नियुक्त होना चाहता है। उन्होंने बताया कि दीपक कुमार ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर श्रीगंगानगर में पदस्थापना की इच्छा जताई। मंत्री ने तत्काल आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपक को अशोकनगर विद्यालय में पदस्थापित किया जाए और बाड़मेर से रिलीव कराने में सहयोग किया जाए। इस निर्णय से भावुक हुए नेत्रहीन दंपति ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम उनके जीवन को आसान बना देगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की खास रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से देख रहे हैं, जहां मनरेगा मेट मजदूर यूनियन के सैकड़ों महिला और पुरुषों ने मनरेगा मेट मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप नायक के नेतृत्व में अपनी 6 सूत्री मांग पत्र को लेकर SDM कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी को ज्ञापन दिया है। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बायोमेट्रिक
के माध्यम से हाजिरी लगाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गोगा देवी नायक और मनरेगा सदस्यों ने मांग करते हुए बताया कि मनरेगा में पूरा कार्य मिले, कार्य स्वीकृतियां यथावत रहे, मनरेगा मेटो की बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष राकेश टोलिया ने कहा है कि हाजिरी बायोमेट्रिक अंगूठे से की जाए, दोनों समय की हाजिरी में श्रमिकों के नाम दिए जाएं। श्रमिकों ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर 15 दिवस में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन का विरोध किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां कोटा जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों में मेंटर कोचिंग स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी वर्चुअल माध्यम से चर्चा करें और उन्हें समझाएं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। तमारिया ने कहा है कि ऐसा कोई लिंक उपलब्ध कराया जाए जिससे कोचिंग छात्रों के पेरेंट्स भी मेंटोर एवं साइकोलॉजिस्ट के साथ जुड़कर अपने बच्चों के बारे में चर्चा कर सके। जिला कलेक्टर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी पहली बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से इस सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए रचनात्मक सुझाव आमंत्रित किए। डीएम समारिया ने कहा कि कोचिंग संस्था छात्रों के लिविंग कंडीशन में सुधारात्मक उपाय करने के साथ ही संस्था परिसर एवं हॉस्टल्स के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला, साथ ही एडीएम सिटी अनिल सिंघर, एलन कोचिंग संस्था फिजिक्स वाला, रेजोनेंस मोशन, बंसल क्लासेस, सर्वम इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट आदि कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चर्चा की और सुझाव प्रस्तुत किए। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर, जहां गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूरतगढ़ पंचायत समिति के करडू और देईदासपुरा तथा श्रीगंगानगर पंचायत समिति की कालिया 3Y साहिब सिंह वाला और 17Z ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया है। इसी बीच आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान करडू और देईदासपुरा में ग्रामीणों ने मंत्री को बताया है कि बीते 50 वर्षों से गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। बीडीओ मेजर अली द्वारा दिए गए जवाब में असंतुष्ट मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पंचायतों को सफाई का बजट मिल रहा है तो फिर सफाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि निरीक्षण के दौरान कई जगह गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। देखो, सरकार के निर्देश हैं कि पूरा राजस्थान रोज साफ होना चाहिए और इसलिए हमने पहली बार का बीएसआर रेट तय कर दिए। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान जहाँ सफाई के लिए बीएसआर रेट तय हो गई है और सब ग्राम पंचायतों को हम जो उनका फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस का पैसा आता है, उसे 40% खर्चा करना होता है। उसका अर्थ ही होता है कि छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में कम से कम 1 लाख रुपए सफाई के लिए पहुंचते हैं। और इसी बीच खबर आ रही है बुलेटिन में अगली श्रीगंगानगर से, जहां आपको बता दें आपातकाल की 50वीं बरसी पर श्रीगंगानगर के मुकेश ऑडिटोरियम में भाजपा द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसी बीच बता दें कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह ने की है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। मंत्री दिलावर ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई और विपक्षों को जेलों में डाला गया है और देशवासियों की आवाज दबा दी गई। उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है जिसने 1975 में इसे कुचल डाला था। कार्यक्रम में विधायक जयदीप बिहानी, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि और जयपुर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी आपातकाल की भयावहता और कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र सेनानी मांगीलाल जैन ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने यातनाएं झेली लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। मंत्री मदन दिलावर ने सभी लोकतंत्र सेनानियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। मना नहीं रही है, काला दिवस याद दिला रही है कि 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो कांग्रेस की नेता थी, तो जबरदस्ती देश के ऊपर आपातकाल थोपा था और उसमें संविधान को निलंबित कर दिया गया
प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया, जबरदस्ती लोगों को जेलों में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई, जबरदस्ती लोगों की नसबंदियां की गई और जेलों में डालकर भी उनको इतनी यातनाएं दी, भूखा रखा, उल्टा लटकाया, बाहर रहे लोगों पर भी यातनाएं दी गई, किसी को इतना मार कर कहीं फेंक दिया गया मरा समझ करके। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।